BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। सूबे सिंध खुसूसन कराची में शदीद गर्मी से हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद तकरीबन 700 तक जा पहुंची। प्रॉब्लम ये हमारे घरों में, चलो आप देखो, हमारे माँ बाप कैसे तड़प रहे हैं गर्मी से, बच्चे कैसे तड़प रहे हैं। यूरोपीय रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि यूनान के मुआशी बहरान को खत्म करने पर इत्तेफाक राय हो जाएगा। और इंडिया में चंदेरी साड़ी के गिरते हुए कारोबार को टेक्नोलॉजी ने कैसे सहारा दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़श्ता 3 दिन में गर्मी के बायस हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 700 तक जा पहुंची है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कुदरती आफात से निमटने के कौमी इदारे को हंगामी बुनियादों पर ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत दी हैं। दर्जा हरारत कुछ कम होने से सूरत हाल कदरे बेहतर तो हुई है, लेकिन अब भी लोगों की बड़ी तादाद हस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। दर्जा हरारत में इजाफा क्यों हुआ और इसके क्या असरात मुरतब हुए, देखिए रियाज सुहेल की रिपोर्ट। कराची के इन शहरियों को गुज़िश्ता 10 सालों में पहली बार इस कदर गर्मी का सामना करना पड़ा है। नौजवान तो इस दर्जा हरारत का मुकाबला कर गए, लेकिन उम्र रसीदा लोग इस शिद्दत का सामना नहीं कर सके, जिसके बायस बड़ी तादाद में हलाकतें हुईं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस्म में पानी की कमी और तेज़ बुखार इन हलाकतों की वजह बनी। या हीट स्ट्रोक बढ़ता है तो ये हमारे दिल, दिमाग, गुर्दे, ये तकरीबन जितने भी अहम ऑर्गन्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है। अगर दिमाग को अफेक्ट करता है तो फिर नतीजा ये होता है कि पहले तो चक्कर आना शुरू होते हैं, फिर इंसान कन्फ्यूजन की स्टेट में होता है और फिर कोमा की स्टेट में चला जाता है। और अगर वो कोमा की स्टेज में चला जाए तो रिकवरी बहुत मुश्किल होती है और इंसान मर भी सकता है। और यही हुआ है कराची में, इतने सारे लोग जो मर गए हैं। ईदी सर्द खाने में इससे पहले कभी इतनी बड़ी तादाद में संगीन मौसमी हालात की वजह से मरने वालों की मैयतें नहीं पहुँची। ईदी रजाकारों का कहना है कि लोग इस खौफ से मैयतें लेकर आए कि गर्मी में ख़राब ना हो जाएं। ईदी सर्द खाने में 250 मैयतें रखने की गुंजाइश है, लेकिन मैयतें 500 से ज़ायद पहुँची। गुज़िश्ता 3 रोज़ से कई इलाकों में बिजली की अदम दस्तियाबी ने भी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासिर किया। हमारे यहाँ 2 दिन से लाइट नहीं है। प्रॉब्लम ये हमारे घरों में, चलो आप देखो, हमारे माँ बाप कैसे तड़प रहे हैं गर्मी से, बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवा जून में मुनक़ता होना गैर मामूली था। अमूमी तौर पर यह हवा अप्रैल और सितंबर में बंद होती है। विंड बिल्कुल बंद थी, हवा का जो दबाव था वो काफ़ी हद तक कम था, टेम्परेचर मामूल से ज़्यादा था। तो ये जब 3-4 फैक्टर लोकली कैलकुलेट होते हैं तो हीट इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। हीट इंडेक्स वो टेम्परेचर है जो आपको या मुझे महसूस होता है। तो इस कराची में पिछले 3 दिनों में टेम्परेचर तो 43 था, लेकिन जो हीट इंडेक्स था वो 49 डिग्री सेंटीग्रेड था। हाई हीट इंडेक्स की वजह से या शदीद हब्स की वजह से जो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई वो सीनियर सिटीजन्स की थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में कराची में बारिश का इम्कान है। सुबह हुकूमत भी मसनूई बारिश बरसाने के इम्कानात पर गौर कर रही है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़। इसी बारे में हमारी नामनिगार सबा एतजाज़ ने आर्किटेक्ट तैमूर खान मुमताज़ से बात की और उनसे पूछा कि आखिर कराची में गर्मी की वजह से इतनी हलाकतें क्यों हुई हैं। अर्बन प्लानिंग या शहरी मनसूबाबंदी के फुक़दान का इसमें कितना हाथ है? मेरे जहन में असल में वो लोग थे जिनमें जहाँ बहक ज़्यादा हुए लोग, वो शायद ज़्यादा गरीब तरीन तबका था। उनकी बिल्डिंग्स असल डिज़ाइन तो होती नहीं है, और अगर लोड शेडिंग ना हो रही होती तो उनको शायद इतनी तकलीफ़ ना होती। मगर जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो भी बहुत परेशान हैं। वो बुनियादी तौर पर 2 वजहों से हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, और दूसरा ये कि उनके अक्सर जो घर इस तरह से डिज़ाइन होते हैं वो कराची के मौसम के हवाले से नहीं होते, क्योंकि कराची में हर वक्त हवा चल रही होती है तो उसके क्रॉस वेंटिलेशन का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये कि इतना तेज़ सूरज होता है तो बहुत ज़्यादा शीशा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सब भी बिल्कुल ही हमारे क्लाइमेट से बिल्कुल ही मुतज़ाद तरीके से डिज़ाइन हुई हैं, जो कि मतलब है कैसे सिर्फ एक इमेज के पीछे के डेवलप्ड वर्ल्ड दुनिया में इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, हम बस कॉपी करते हैं।
जी, अगर इसी बात को आगे लेकर जाएं और जनरली देखें पाकिस्तान में जिस तरह से आजकल घर या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स डिज़ाइन हो रही हैं, तो वो प्रैक्टिकली क्या गर्मी की शिद्दत को कमी में मदद देती हैं या उसको मज़ीद बढ़ाती हैं? बिल्कुल नहीं करती। मैं असल में उसी तरफ आ रहा था कि क्योंकि ये बिल्डिंग्स इनएफिशिएंटली डिज़ाइन हुई हुई हैं, इस मौसम के मुताबिक नहीं हुई हुई, तो इससे होता क्या है कि इन बिल्डिंग्स की एनर्जी कंजम्पशन जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है, और वो फिर कंट्रीब्यूट करता है टू लोड शेडिंग। और एक तरह से ये नहायत ही जो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है यूज़र्स की भी और आर्किटेक्ट्स की भी और गवर्नमेंट की इस हवाले से कि कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। आपके हिसाब से एक तो हमारे क्लाइमेट को नज़र में रखते हुए और हमारा थोड़ा सा कल्चर नज़र में रखते हुए आपके हिसाब से किस तरह से तामीर की जानी चाहिए बिल्डिंग्स की, घरों की, कि वो सूट कर सके यहाँ के लोगों को? बिल्डिंग्स को अपने माहौल के मुताबिक होना चाहिए, ना सिर्फ कल्चरली बट फिज़िकली भी। तो उसमें जो यहाँ के अपने हमारे मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल और सही ओरिएंटेशन का ख्याल रखना कि सूरज, हमें पता है सब चार्ट्स होते हैं, हमें सिखाते भी हैं कॉलेज में आर्किटेक्ट्स को कि सूरज गर्मियों में कैसे जाता है, सर्दियों में कैसे जाता है, और उसके मुताबिक जो वो एलिवेशन हैं जिससे हीट ज़्यादा आती है उसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा जो बिल्डिंग फैब्रिक से हीट गेन होता है उसमें फिर उस फैब्रिक की इंसुलेशन बहुत अहम हो जाती है और उसकी थिकनेस वगैरह भी आ जाती है। और असल पाकिस्तान में हर इलाके का अपना सलूशन है और वो सलूशन हमारी रिवायत ने हमें पहले ही दिया हुआ है। आर्किटेक्ट तैमूर खान मुमताज़ से सबा एतजाज़ ने बात की। गर्मी की लहर और उसके असरात पर हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अहमद इस्लामाबाद से लिखते हैं, इसकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक महकमा मौसमियात पर है जिन्होंने इसकी सही तौर पर पेशन गोई नहीं की। अब्दुल्ला चकज़ई पशीन से लिखते हैं, शहरी सहूलियात के फुख्तान और बेएहतियाती का इन अमवात में बड़ा किरदार है। और कंबर बलोच मलीर से लिखते हैं, कराची में जंगलात को ख़त्म करके अब उनकी जगह हाउसिंग स्कीमें और फैक्ट्रियाँ हैं। दरख्त न होंगे तो बारिशें कम और गर्मी ज़्यादा होगी। आइए अब एक नज़र दीगर अहम मौज़ूआत पर डालते हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि यूनान के साथ ऐसे मुआहदे का इम्कान पैदा हुआ है जिसके तहत यूनान को कर्ज़ों की मद में ना दहंदा होने से बचाया जा सकता है। यूनान ने अगर इस माह के इख्तिताम से कबल नई शराइत पर IMF के साथ मुआहदा नहीं किया तो वो कर्ज़ ना दहंदा या डिफ़ॉल्टर हो सकता है, जिसकी वजह से इसको यूरोपीय यूनियन से निकलना पड़ सकता है। तफसील के साथ जावेद सुमरो। यहाँ यूनान में कोई भी शख्स नए मुआहदे को मुल्क के लिए एक नई सुबह का आगाज़ नहीं समझता। अगर मज़ाकरात और कुछ लेन देन के बाद बहरान को मौखर कर भी दिया जाता है तब भी मुल्क की अबतर इक़्तिसादी सूरत हाल जूं की तूं रहेगी। यहाँ का बैंकारी निज़ाम सख्त दुश्वारियों का शिकार है और अवाम नए टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। मुआहदे के अहम निकात अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन ज़राए बलाग में जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक यूनान में तिजारत पर नए टैक्स लगाए जाने, दौलतमंद अफराद पर मज़ीद टैक्स आयद करने और VAT में तब्दीली की तजावीज़ शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तजावीज़ पर अमल दरामद का मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। अगर हमें हुकूमती मंसूबे के लिए रकम जमा करनी हो तो टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन टैक्स गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए नहीं हो सकते, इसलिए पब्लिक स्पेंडिंग में कमी करनी पड़ेगी। और अगर पैदावार में इजाफा ना हुआ तो लोगों के पास टैक्स देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। इसके अलावा ये मसला भी होगा कि जो मुआहदा हुआ है उसको पूरा कैसे किया जाएगा। यहाँ लोगों का कहना है कि हुकूमत टैक्स लगाने में तो बहुत तेज़ है लेकिन टैक्स की वसूली में बहुत सुस्त। फ़िलहाल हम इस मुआहदे के लिए ये कह सकते हैं कि यूनान डिफ़ॉल्टर होने से बच जाएगा और यूरोपीय यूनियन में भी मौजूद रहेगा। जावेद सुमरो, BBC न्यूज़। रवांडा के इंटेलिजेंस के सरबराह करेंसी कराके को यहाँ लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो स्पेन में जंगी जराइम के एक मुकदमे में मतलूब थे। 54 बरस के मिस्टर कराके पर 1994 में रवांडा की खाना जंगी के दौरान जंगी जराइम करने का इल्ज़ाम है, जिनमें 3 हिस्पानवी बाशिंदे भी मारे गए थे। शाम के शुमाली इलाके में कुछ जंगजुओं का कहना है कि उन्होंने दौलत इस्लामिया के गढ़ रक्का शहर के शुमाल में वाक़े एक अहम फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया है। कर्डिश पॉपुलर प्रोटेक्शन यूनिट या YPG को अमरीकी फ़िज़ाइया और दीगर बागी गुरोहों की भी हिमायत हासिल है।
हॉलीवुड की मकबूल फिल्म टाइटैनिक के मौसीक़ार जेम्स हॉर्नर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में एक तैयारे के हादसे में हलाक हो गए हैं। ऑस्कर इनाम याफ्ता मौसीक़ार जेम्स हॉर्नर 61 बरस के थे। वो 2 सीट और 1 इंजन वाले तैयारे पर तन्हा सवार थे जब यह हादसा पेश आया। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी कौन सी खबरों में ज़्यादा रही। ऑस्ट्रेलिया में शहरियत के क़वानीन में तब्दीली की खबर खूब पढ़ी गई और MQM के मक़तूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फ़ारूक के कत्ल केस से मुतल्लिक़ ताज़ा खबरें भी आपकी तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, तुर्की में ज़लज़ला प्रूफ घरों की तामीर का एक मंसूबा वहाँ की हुकूमत के लिए दर्दसर क्यों बन गया, और इंडिया में चंदेरी साड़ियों के गिरते हुए कारोबार को टेक्नोलॉजी ने कैसे संभाल लिया है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। तुर्की में सदर उर्दुगान की जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या AK पार्टी गुज़श्ता 13 बरस से इख्तिदार में है। मुबस्सिरीन के बकौल जमात के तुर्क सियासत में ग़लबे की वजह निचले और मुतवस्सित तबक़ात को मद्देनज़र रखकर बनाए जाने वाली पॉलिसियाँ हैं। एक मिसाल इस्तांबुल शहर में ज़लज़ले से महफूज घरों की तामीर का एक बड़ा मंसूबा है, लेकिन ये मंसूबा हुकूमत वक्त के लिए एक दर्द-सर बन गया है। देखिए काशिफ कमर की रिपोर्ट। जी नहीं, यहाँ न कोई ज़लज़ला आया है, न ही ये कोई जंगज़दा इलाका है। ये नीम मुनहदिम और नीम मिस्मार घर हैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक निस्बतन गरीब महल्ले कदिकोय के। यहाँ हुकूमत ने तामीर नौ के एक बड़े मंसूबे के तहत लोगों से घर खाली कराए थे, लेकिन इन लोगों को नए घर तो क्या मिलते, फ़िलहाल तो वो अपनी छतों से भी महरूम हो चुके हैं। ऐसे लोगों की ज़्यादा तादाद अब किराए के घरों में पड़ी है और परेशान है कि कब सरकारी मंसूबा अमली शक्ल अख्तियार कर सकेगा। हमें हुकूमत ने घर खाली करने का नोटिस दिया था और कहा था कि अगर हमने घर खाली न किए तो हमें हर महीने 1000 लीरा का जुर्माना अदा करना होगा। हमने मजबूरन अपने घर छोड़े थे, लेकिन ना नए घर बनाए गए, ना कॉन्ट्रैक्टर हमारा किराया अदा करता है। हम खुद अपने घरों के किराए दे रहे हैं। वो सरकारी एहलकार इस सूरत हाल पर कोई बात करने पर तैयार नहीं होते, लेकिन बताया ये जाता है कि शाम की खाना जंगी ने भी इस मंसूबे को बुरी तरह मुतासिर किया। वैसे तो तुर्क हुक्काम ने शामी पनाहगज़ीनों को सरहदी इलाकों तक ही महदूद रखा, लेकिन कुछ पनाहगज़ीन बड़े शहरों तक पहुंचने में भी कामयाब हुए। इस्तांबुल आने वाले ऐसे पनाहगज़ीनों के लिए कदिकोय के खाली मकानात ने बेहतरीन ठिकाने मुहैया किए। ये शामी ख़ानदान अब भी कदिकोय के अवामी मकामात पर देखे जा सकते हैं। कदिकोय में तामीर नौ के मंसूबे से वाबस्ता एक ठेकेदार ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर बताया कि गो हुक्काम ने तमाम मकानात शामी काबिज़ीन से खाली करा लिए हैं, लेकिन शामी पनाहगज़ीनों की वजह से तामीर नौ के काम में कम से कम 2 बरस की ताख़ीर हुई है। घरों के मालिकान में भी इससे उम्मीद की एक किरण सी पैदा हुई है। हमने तो 2 साल पहले अपने घर तामीर नौ के कानून की वजह से खाली किए थे, लेकिन ये सारा मंसूबा रुक गया। हमारी शिकायत यही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नए घर जल्द अज जल्द बनाए जाएं। नए घरों की आस में अपने ठिकाने छोड़ने वाले निचले और मुतवस्सित तबके के ये तुर्की दरअसल वो लोग हैं जिनकी बदौलत रजब तैयब एर्दोगान और उनकी AK पार्टी को मुल्की सियासत में गैर मामूली मकबूलियत हासिल हुई। माली बोझ और नाराज़गी के बावजूद अभी तक ये लोग मुकम्मल मायूस नहीं हुए, लेकिन किसी को नहीं पता कि सब्र का पैमाना कब लबरेज हो जाए। तामीर नौ का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। 5 साल के मंसूबे में से 4 साल गुजर चुके हैं और घर छोड़ने वाले अब आहिस्ता आहिस्ता एक बहरानी कैफियत में मुब्तला होते जा रहे हैं। हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी तनाज़ा भी बन सकता है। काशिफ कमर, BBC न्यूज़, इस्तांबुल। आइए अब तुर्की से इंडिया चलते हैं, जहां एक ज़माने में शाही मलबूसात की रौनक बढ़ाने वाली हाथ से बनी हुई चंदेरी साड़ियों को बुनने वालों ने गुज़श्ता 1 तिहाई में बुरा दौर देखा है। वजह मशीन से बनी हुई सस्ती साड़ियों की मार्केट में आमद, लेकिन अब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के दीगर ज़राए की वजह से इन कारीगरों का बिजनेस फल फूल रहा है। शालू यादव ने ऐसे ही कारीगर मोहम्मद फुरकान से मुलाकात की। आइए उनकी कहानी उन्हीं से सुनते हैं। मैंने तो कंप्यूटर कभी नहीं चलाया, सिर्फ देखा था और नाम सुना था। कंप्यूटर भी कोई चीज़ होती है, तो मुझे तो एक तरह से ये हुआ लगता था कि क्या होता है।
जब मैंने पहली बार इस पे किया, माउस पे हाथ रखा, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं जिस परिवार से हूँ, परिवार में शुरू से ही वीविंग हुई है। 5वीं 6ठी पीढ़ी में कम से कम मैं आता हूँ। 2009 में ये चंदेरियान संस्था आई, तो फिर मैं इससे जुड़ गया, और जब इससे जुड़ा तो यहाँ कंप्यूटराइज डिज़ाइन था, तो हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग ली सॉफ्टवेयर की। करीब 3 महीने यहाँ सीखा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये सोचा कि जो हमारी चंदेरी की विरासत है, पुराने डिज़ाइन, भाई वो क्या बन गए ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो बाकी थे हमने उनको क्या किया कि हमने उनको ग्राफ पे से उतार कर कंप्यूटर पे बना दिए, जिससे कि वो सेव हो गए। क्योंकि कागज़ के बने हैं, कागज़ तो कभी ना कभी फट ही जाएगा, आज नहीं तो 10 साल बाद, लेकिन कंप्यूटर में वो सेव हो गए हैं, तो सेव वो हमेशा रहेंगे। अगर हम हाथ से डिज़ाइन करेंगे तो दोनों साइड का हमको बनाना होगा, और अगर एक साइड का बनाने में हमको 1 घंटा लगता है, तो आप समझिए कि दोनों साइड का बनाने में हमको 2 घंटे लगेंगे। लेकिन कंप्यूटर से जो फ़ायदा हुआ है, कंप्यूटर से है कि एक साइड का हमने बनाया और अगली साइड का कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया, तो उससे है सबसे बड़ी बात टाइम की बचत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि टाइम बचा तो उसकी मजदूरी बनी, और मजदूरी बनी तो प्रॉफिट तो हुआ उसे। जब ये संस्थाएं नहीं थीं, तो जब मास्टर वीवर्स पे ही हम सब लोग डिपेंड थे। 1990 और 95 की बात है, जब इस तरह का ये आया, जैसे कि ये संस्थाएं नहीं थी, तो इस दौर में ये 5, 7, 10 साल में ये दौर आ गया था कि लोग यहाँ से जाने लगे थे। मतलब उनको मजदूरी बिल्कुल ना के बराबर मिल रही थी। कि जैसे कि आज इंटरनेट है, भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप करना, मेल करना, फेसबुक करना, ये तो हर आदमी को आता है, हर बच्चे को आता है। इसके लिए मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। तो उसके ज़रिए क्या हुआ है कि अगर हमको कोई चीज़ करना है तो हम उसको व्हाट्सएप कर देते हैं, तो उसके लिए हमें दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जाने के बाद भी आदमी को 15 से 20% से साड़ी पे ज़्यादा नहीं मिलता है। उसका खर्च, रहने का, खाने पीने का, आने जाने का, जो भी है, सबको अगर वो काटेगा तो एक साड़ी पे जो भी बेचता है 15 से 20% ही उसको मिलेगा। और जब हम यहीं बैठे बैठे उसको घर पे दे रहे हैं, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे। ये तो था आज का सैरबीन। कल के प्रोग्राम में देखिएगा चीन के बायमा नामी गांव की कहानी, जो गुज़श्ता 10 बरसों में एक छोटे से गांव से एक बड़ा शहर बन गया। देखिए कल शाम bbcurdu.com और आज टीवी पर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। alianaski को इजाज़त दीजिए।